नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अनिल चंद्र ठाकुर के लिखे कच्छ की। जी। ये अंगिका भाषा का एक बहुत अहम काव्य माना जाता है। जी बिल्कुल। हमारे पास इसके अध्ययन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, कुछ प्रश्नोत्तर लेख भी हैं, और हाँ, काव्य की स्कैन की हुई प्रतियां भी मिली हैं। अच्छा, तो काफी सामग्री है हमारे पास। हाँ, तो आज हम समझेंगे कि आखिर कच्छ अंगिका साहित्य के लिए इतना खास क्यों है, इसकी कहानी क्या है, और इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाती हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो देखिए, सबसे पहले तो यही बात ध्यान खींचती है कि कच्छ को अंगिका भाषा की पहली महाकाव्यात्मक रचना माना जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा दावा है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। किसी भी भाषा के साहित्यिक सफर में आप देखिए, पहली महाकाव्यात्मक कृति ये तो एक मील का पत्थर होती है ना? सही कहा। ये सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती, ये उस भाषा की साहित्यिक क्षमता, उसकी सांस्कृतिक गहराई का प्रमाण बन जाती है। हाँ। ये उस भाषा को एक नई पहचान, एक आत्मविश्वास देती है, और जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि इसने अंगिका को साहित्यिक दुनिया में स्थापित करने में वाकई एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। और इसके रचयिता हैं अनिल चंद्र ठाकुर। 1954 से 2007 तक का उनका जीवन काल रहा। हाँ। वो बिहार के कटिहार जिले के समेली गांव से थे, और दिलचस्प बात यह है कि वो कई भाषाओं में लिखते थे, हिंदी, मैथिली, अंगिका, अंग्रेजी भी। हाँ, स्रोतों में इसका जिक्र है। हाँ, अंग्रेजी तक में। और उनकी लेखनी पर उनके गांव का, उनके ग्रामीण परिवेश का असर साफ दिखता है। और यही बात, ये जो बहुभाषिकता है और ये ग्रामीण जड़ें हैं, उनके लेखन को, खासकर कच्छ को, एक अलग ही रंग देती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे जो समीक्षक हैं नरेश पांडे चकोर, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है, वो इसी और इशारा करते हैं। कि कैसे ठाकुर ने अंगिका के जो स्थानीय मुहावरे हैं, जो वहाँ की संवेदनाएं हैं, उन्हें बड़ी कुशलता से काव्य में पिरोया है। उनकी भाषा में वो क्या कहते हैं, मिट्टी की महक महसूस होती है। अच्छा। कहानी तो जानी पहचानी सी लगती है, महाभारत के आदि पर्व से ली रही है शायद। हाँ बिल्कुल, कच्छ और देवयानी वाली कथा। हाँ, कच्छ और देवयानी की कथा। देवों के गुरु बृहस्पति के बेटे कच्छ, वो असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं संजीवनी विद्या सीखने। वही विद्या जिससे मरे हुओं को भी जिंदा किया जा सके। कथा तो पुरानी है, हाँ, पर ठाकुर का नजरिया इसे नया बनाता है। किस तरह से? देखिए, मुख्य पात्र तो कच्छ और देवयानी ही है। कच्छ को दिखाया गया है बहुत कर्तव्यनिष्ठ, गुरु भक्त, धैर्यवान, जो अपने मिशन यानी संजीवनी विद्या हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन देवयानी का चित्रण बहुत मार्मिक है। वो शुक्राचार्य की बेटी है और वो कच्छ से प्रेम कर बैठती है। हाँ, ये तो कथा का मुख्य बिंदु है। पर काव्य में उसे सिर्फ एक प्रेमिका के तौर पर नहीं दिखाया गया, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा, त्याग और विरह की जो पीड़ा होती है, उसे झेलती हुई एक मजबूत स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। उसकी भावनाएं बहुत तीव्र हैं। तो इसमें प्रेम बनाम कर्तव्य का जो द्वंद्व है, वो केंद्र में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। काव्य प्रेम, त्याग, निष्ठा, कर्तव्य और धर्म जैसे कई स्तरों पर बात करता है। आप देखेंगे कि देवयानी का प्रेम जहां दैहिक है, भावनात्मक स्तर पर बहुत तीव्र है, वहीं कच्छ का प्रेम अपने लक्ष्य के प्रति है, अपने कर्तव्य के प्रति, और शायद एक तरह से कहें तो अपने समाज या देश के प्रति है। अच्छा। ठाकुर इन दोनों के बीच की जो कश्मकश है उसे बड़ी खूबसूरती से उभारते हैं। ये सिर्फ कहानी कहना नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं की जो जटिल परतें हैं उनको खोलना है। और इसे प्रकाशित किया है पटना के शेखर प्रकाशन ने। आपने समीक्षक नरेश पांडे चकोर का जिक्र किया था। उन्होंने इसकी क्या खास बातें बताई हैं, क्या कहा है उन्होंने? हाँ, चकोर जी ने, जिनकी बातों को स्रोतों में काफी वजन दिया गया है, इसकी भाषा, इसके भाव और इसकी अभिव्यक्ति की बहुत तारीफ की है। उन्होंने इसे एक तरह की अभिशांसा कहा है, पुरजोर सिफारिश। अच्छा। उन्होंने इसे अंगिका काव्यों में मील का पत्थर माना है। उनका मानना है कि ठाकुर ने जिस तरह अंगिका भाषा की क्षमता का इस्तेमाल भावनाओं की गहराई दिखाने में किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और याद रहे, अंगिका मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई इलाकों में बोली जाती है और अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस भाषा के साहित्य के लिए कच्छ एक अनमोल धरोहर है। ये भी जानकारी मिली है कि ये शायद 24 पन्नों का ही काव्य है और पोथी.com पर ई-बुक के रूप में उपलब्ध है, पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, और कीमत भी बहुत कम है, शायद 50 रुपए के आसपास। हाँ, महज 50 रुपए, यानी ये सुलभ भी है लोगों के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर
कच्छ सिर्फ अंगिका का पहला महाकाव्य होने के नाते ही महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए भी कि ये महाभारत की एक कथा को एक क्षेत्रीय भाषा में ढालकर प्रेम और कर्तव्य के उस शाश्वत संघर्ष को एक नए, एक संवेदनशील अंदाज में पेश करता है। और अनिल चंद्र ठाकर की जो पृष्ठभूमि है, भाषा पर पकड़ है, वो इसे और भी खास बना देती है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है मेरे ख्याल से कि महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ के एक तुलनात्मक रूप से कम चर्चित प्रसंग को चुनना सही, और उसे अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषा में उस भाषा के पहले महाकाव्य के तौर पर प्रस्तुत करना, ये आज के दौर में हमें क्षेत्रीय भाषाओं, उनकी साहित्यिक परंपराओं और उनके संरक्षण के महत्व पर क्या सोचने को मजबूर करता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। कैसे ये छोटी कहानियां या क्षेत्रीय भाषाओं में कही गई कहानियां बड़े आख्यानों को एक नई दृष्टि दे सकती हैं, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।